4 PM के दर्शकों को अभय कुमार दुबे का नमस्ते। आज का दिन वक्फ संशोधन विधेयक के नाम रहा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मुकम्मल घोषणा हुई कि 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। किरण रिजिजू इसको पेश करेंगे और भाजपा को ये घोषणा करते समय इस बात का पक्का यकीन था कि जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी, लोकदल और लोक जनशक्ति पार्टी, ये चारों दल जो अपने आप को मुसलमान समर्थक दलों के रूप में पेश करते हैं, ये चारों दल जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का जो मुसलमान विरोध है उससे अपने आप को अलग करके दिखाने की कोशिश करते हैं, ये दल भी इस विधेयक का पूरा समर्थन करेंगे। यानी एनडीए पूरी ताकत से अपने पूरे संख्या के साथ में इस बिल के पक्ष में लोकसभा के पटल पर खड़ा होगा। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास यह विश्वास कहां से आया? क्या जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा को भरोसा दे दिया है कि वो इस बिल का समर्थन करेगा? क्या तेलुगु देशम पार्टी ने, चंद्रबाबू नायडू ने भी अमित शाह से कह दिया है कि आप चिंता न करें, हम इस बिल का समर्थन करेंगे? क्या जयंत चौधरी ने भी इस बिल का समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है? क्या चिराग पासवान ने भी इस बिल का समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है? अगर ऐसा है तो इस बिल को लोकसभा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो तमाम तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कि एनडीए सरकार थोड़ी संकट में फंसेगी अपने इन 4 पार्टनरों की वजह से, इसलिए ऐन मौके पे हो सकता है वो अपने कदम वापस खींच लेगी, अब इसकी संभावनाएं तकरीबन समाप्त हो गई हैं। मैंने इस बात पे बहुत गहराई से विचार किया है कि ये कैसे हुआ और ऐसा क्यों होना चाहिए। आखिरकार तेलुगु देशम पार्टी इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का समर्थन नहीं करती कि वो उसके तमाम मुसलमान विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति से भी सहमत है। जनता दल यूनाइटेड भी इसलिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करते। चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी का इसलिए समर्थन नहीं करते। जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी का इसलिए समर्थन नहीं करते। फिर आखिरकार वो कौन सा हथकंडा है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को मना लिया कि वे इस घोर अल्पसंख्यक विरोधी विधेयक को पास करें? खास बात यह है कि जब इन पार्टियों के प्रवक्ताओं से मीडिया पर पूछा जाता है कि आप हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आप इस बिल के साथ हैं या नहीं है, तो ये प्रवक्तागण एक खास तरह का रवैया अपनाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें जो कहना होगा कल हम संसद में कहेंगे। हमने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है, हमारे सांसद आएंगे और हम लोग संसद में अपने रवैये का इजहार करेंगे, और अगर वो विधेयक मुसलमानों के पक्ष में सकारात्मक कदम होगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। हम किसी मुसलमान विरोधी विधेयक का समर्थन करने वाले नहीं हैं। ये तर्क एक रहस्यपूर्ण तर्क है और भारतीय जनता पार्टी जिस विश्वास के साथ इस बिल को पेश कर रही है उससे अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि इस तर्क के अंदर बहुत पोल है। इस पोल का पता लगाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, हमें पिछले साल अगस्त में जाना होगा। अगस्त में जब किरण रिजिजू, आप याद कीजिए, जब किरण रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था, जैसे ही बिल पेश किया गया, तेलुगु देशम के एक सांसद ने खड़े होकर सुझाव दिया कि क्यों ना इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर उसके हवाले कर दिया जाए, वो उस पर ठीक से विचार कर ले। किरण रिजिजू ने इस सुझाव को सुना और जिस वक्त वो सुझाव को सुन रहे थे उसी वक्त उनके पास एक पर्ची आई। उस पर्ची को पढ़ के उन्होंने तुरंत इस सुझाव पर अपनी सहमति दे दी। बिल तुरंत संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया। संयुक्त संसदीय समिति बनी। पूर्व कांग्रेसी जगदम्बिका पाल, वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल को संयुक्त संसदीय समिति की बागडोर सौंपी गई। समिति में एनडीए का पूरी तरह बहुमत था और जो गैर एनडीए सांसद थे वो संख्या में कम थे। इसके बाद इस समिति की बैठकें शुरू हुई। बैठक करने का, सुझावों को लेने का, सुझावों को खारिज करने का या स्वीकार करने का की जो डिजाइन है वो धीरे धीरे स्पष्ट होती चली गई। ये डिजाइन क्या थी? जो गैर एनडीए गैर भाजपा दलों के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा दिए गए सभी सुझावों को खारिज कर दिया जाए, और जो एनडीए में शामिल गैर भाजपा दल हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टनर दल हैं,
उनके सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों में से कुछ, या तो उन सारे सुझावों को स्वीकार कर लिया जाए या उनमें से कुछ चुनिंदा सुझावों को स्वीकार कर लिया जाए। पहले ये डिजाइन समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज की तारीख में जब हम सिंहावलोकन करते हैं तब हमें धीरे धीरे करके ये डिजाइन समझ में आ जाती है। ये पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी इस किस्म की थी कि संयुक्त संसदीय समिति के जरिए एक पतली गली तैयार की जाए, एस्केप रूट तैयार किया जाए, ताकि अपने आप को अल्पसंख्यक समर्थक और मुसलमान वोटों का दावेदार मानने वाले भाजपा के सहयोगी दलों के लिए अपना बचाव करने का एक तर्क तैयार हो सके। अब इस बात की पूरी संभावना है कि कल ये चारों दल, जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी, लोकदल और लोक जनशक्ति पार्टी, इनके सांसद लोकसभा में खड़े होकर ये दलील देंगे कि हमने संयुक्त संसदीय समिति में वक्फ संशोधन विधेयक के में बदलाव के जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों को जब हमने बिल पढ़ा तो हमने पाया कि उन सुझावों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब चूंकि हमारे सुझाव स्वीकार किए जा चुके हैं और हमने ये सारे सुझाव मुस्लिम समाज के हित को सामने रख के दिए थे, इसलिए इस बिल का समर्थन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार का एक तर्क दिया जाएगा। कल जो 8 घंटे की बहस होने वाली है इस बिल के ऊपर, इस बिल में इस प्रकार की दलीलें देकर ये दल विपक्ष के इस बिल के पक्ष में खड़े होंगे और कांग्रेस के ऊपर एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी जो हमला करेगी उसमें ये लोग उसके सुर में सुर मिलाएंगे। समाजवादी पार्टी पर जो हमला होगा उसमें ये लोग सुर में सुर मिलाएंगे। ये कांग्रेस ने मुसलमानों के खिलाफ ये किया, मुसलमानों के खिलाफ वो किया, मुसलमानों का ये हित नहीं किया, इस प्रकार की तमाम बातें की जाएंगी। ध्यान रहेगी 2013 में जब वक्फ कानून में संशोधन का बिल यूपीए की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में लाई थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया था, क्योंकि उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। उससे वक्फ का कानून जो है और बेहतर होता था। वक्फ का मतलब ही क्या है? वक्फ अरबी का एक शब्द है वकूफ, उससे निकला है। वक्फ का मतलब यह है कि अगर कोई खुदा के काम के लिए, अल्लाह के काम के लिए कोई व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति या जायदाद दान करना चाहता है तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। वक्फ एक ऐसी संस्था है जिसका देश में फौज और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां उसके पास हैं। और मुख्तार अब्बास नकवी इस समय बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये बयान दिया था कि वक्फ की सारी संपत्तियों का तकरीबन 100% उनका डिजिटलाइजेशन हो गया है, यानी उसके अंदर अब कुछ हेरफेर करने की और कोई गुंजाइश नहीं बची है। इतना पक्का पोड़ा काम हो जाने के बावजूद भी आज वक्फ की संस्थाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं, जिनमें योगी आदित्यनाथ प्रमुख हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये संपत्तियों पे कब्जा करने का भ्रष्टाचार इसके जरिए होता है और उस सबको दुरुस्त करने के लिए इस कानून में उन संशोधनों की जरूरत है जो वक्फ संशोधन विधेयक करना चाहता है। मैं 4 PM के दर्शकों का ध्यान एक राजनीतिक समस्या की तरफ ले जाना चाहता हूं। ये बिल तो कल लोकसभा में पास हो जाएगा बहस के बाद और कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला किया जाएगा, ये मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं। उसके बाद परसों ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां भी कांग्रेस के ऊपर हमला किया जाएगा। वहां भी ज्यादा संभावना यही है कि बिल पास हो जाए। मैं आपसे एक दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं, वो ये है कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ जो सत्ता में है, उसने एक इस तरह की पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसके जरिए वो गैर भाजपा दलों को भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है। वक्फ बिल पर जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी, लोकदल और लोक जनशक्ति पार्टी का रवैया इस बात का सबूत है। ये लोग मिल बैठकर एक नीति तैयार करते हैं, जैसा कि पहले से तैयार की गई होगी, उसी के आधार पर ये संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई और उसमें उसकी कार्रवाई इस तरह चलाएगी। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये इस प्रकार से एक पूरा प्रपंच रचते हैं और इन तमाम दलों को, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति का मोहरा बन जाते हैं
और इस तरह इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसा मोहरा बनने में। बेशर्मी की हद है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम सांप्रदायिक इरादों को कामयाब होने देते हैं ये दल, उनको अपना सहयोग देते हैं और साथ में सेकुलरिज्म की बातें भी करते रहते हैं, इफ्तार में भी बैठे रहते हैं और मुसलमानों के पक्ष में बोलने की लफ्फाजी भी करते रहते हैं। ये अभी से नहीं चल रहा है, ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने से चल रहा है। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और इन दोनों के समर्थन से केंद्र सरकार चली थी, तब भी चली थी और आज भी चली है। ये चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने जरूर जब गुजरात में मुसलमानों का बड़े पैमाने पर हत्याकांड हुआ था तब इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और एनडीए छोड़ दिया था। उसके बाद दोबारा जब रामविलास पासवान एनडीए की राजनीति में लौट के आए तो उनके रवैये में और नीतीश कुमार के रवैये में और चंद्रबाबू नायडू के रवैये के बीच में कोई अंतर नहीं रह गया। जहां तक जयंत चौधरी का सवाल है, उन्होंने तो किसान आंदोलन के जमाने में जो अपनी राजनीति की थी उस राजनीति में अपने हाथ से ही उन्होंने पलीता लगा दिया। अभी उन्हें इस बात को लेकर थोड़ी सी तकलीफ हुई थी कि भाई मुसलमानों को सड़कों पर नमाज क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, छतों पर नमाज पढ़ने में उनके ऊपर रोक क्यों है और ये धमकी क्यों दी जा रही है कि अगर आप ईद के वक्त सड़क पे या छत पे नमाज पढ़ते देखे गए तो आपका पासपोर्ट तक जब्त किया जा रहा है। तब उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल के ऊपर नया 1984 का हवाला देकर कुछ दबी जुबान में इस प्रकार की बातों की आलोचना करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर वास्तव में वो इस प्रकार की बातों की आलोचना के प्रति सच्चे हैं तो कल वो दिखाएं सदन में वो खड़े होकर इस वक्त संशोधन बिल का विरोध करें और कहें कि हम इसके पक्ष में, हमारे 5 सांसद इसके पक्ष में वोट नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो भी इसी प्रकार की एक दलील देते हुए नजर आएंगे। आज जब लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता से पूछा गया कि आप इस बिल के समर्थन में हैं या इसके विरोध में हैं, स्पष्ट रूप से कहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें ये कल जो बिल पेश होगा अभी मिला है, अभी हम शाम को जाएंगे और उसमें हम बैठ के विचार करेंगे और अपने उन सुझावों को देखेंगे जो हमने जेपीसी में दिए थे और वो सुझाव इस बिल में शामिल है कि नहीं। अगर वो सुझाव हमें इस बिल में शामिल दिखे तो हमें इस बिल का समर्थन करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी और क्योंकि ये हम इसको तब मुसलमानों के पक्ष में एक सकारात्मक बिल देंगे। उसी से मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि पहले से भाजपा के साथ मिलकर ये पूरी रणनीति बनाई गई है और कल का दिन इस रणनीति को सदन में सबके सामने फलीभूत होते हुए हम लोग देख सकेंगे। ये एक खास तरह की पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी है जो भारतीय जनता पार्टी और उन गैर भाजपा दलों ने मिलकर तैयार की है, जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम सांप्रदायिक मंसूबों को कामयाब होने देते हैं लेकिन खुद को गैर सांप्रदायिक कहते हैं। धन्यवाद।